नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और अपने डेली की डेली क्या है कि जो जितने अपने जैसे एनिमल हस्बेंड्री की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, मैथर मैराथन चल रही है, जैसे में 1300 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहे हैं। अपने करंट अफेयर की अलग से चल रही है और मॉडल पेपर भी साथ में, आपको मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो नहीं किए, तो वो हमारी प्ले लिस्ट में जाके तो देख सकते हैं। उसमें अलग अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जैसे हिस्ट्री की अलग से बनी हुई है, एलिमेंट हस्बेंड्री की अलग से बनी हुई है, कल्चर की अलग से बनी हुई है। तो वहां पर जाकर आप सभी क्या प्ले लिस्ट से क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो जल्दी से पहले जाइए प्ले स्टोर पर और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और राजस्थान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म यही है जो 99 रुपए में 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। और अभी आपके पास मौका है तो इस मौके का जल्दी से फायदा उठाइए। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने तीसरे मॉडल पेपर की। मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से हूबहू क्या है कि आपके पेपर में छपने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है ये: भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, और अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदिया के। तो गोडवाड़ के मीणाओं के क्या है? भूरिया बाबा गुतमेश्वर, जो गोडवाड़ के मीणाओं के क्या है? आराध्य देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब अपने को बताना है कौन सी जाति की कौन सी देवी है। तो करनी माता, करनी माता अभी अभी ओरन प्रक्रिया हुई है, तो चारणों की क्या है? कुल देवी है। क्या है? चारणों की कुल देवी है। नारायणी माता, नारायणी माता नाई और मीणाओं के बीच में क्या है कि विवाद चल रहा है, तो वो नाइयों की क्या है? कुल देवी है। सकराय माता, तो सकराय माता की अपने बात करें तो खंडेल वालों की कुल देवी है। किसकी? खंडेल वालों की। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। किसकी? आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। और रामदेव जी की क्या है? शिष्य है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा? डी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? शरणदासी, दादूपंथी, लालदास और बिश्नोई। तो लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो क्या है? मेव जनजाति भी है भी। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो गुड़ला जो त्योहार वो मारवाड़ से है, तो जोधपुर से संबंधित है। किससे है? जोधपुर से संबंधित है। और सातल देव क्या है कि इसमें जो सातल देव को क्या है कि प्रतीक माना जाता है। और छिद्रित युक्त जो घड़ा है क्या इसका यूज में लिया जाता है। और इसमें जो घड़ा छिद्रित होता है इसके बीच में क्या रखे जाते हैं? जलता हुआ दीपक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जलता हुआ दीपक रखा जाता है। तो गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, मारवाड़ का। नेक्स्ट अपनी बात करें। होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत का आयोजन राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। होली के दौरान बीकानेर पर जो सॉरी दौरान रम्मत का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो अपने बात करें बीकानेर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? तो करना भील है वो किस वाद्य यंत्र का? अपनी बात करें नड़, मोरचंग, सतारा, करना। तो किसका है? अपनी बात करें नड़ का क्या है? प्रसिद्ध वादक है। किसका है? नड़ का क्या है? प्रसिद्ध वादक है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, जालोर। तो अपने बात करते हैं सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़ में भी एक और छोटा दुर्ग बना है जिसे कुंभा की आंख कहते थे, उसको क्या कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग। क्या क्या कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग। और महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी कहा हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। और कटारगढ़ दुर्ग में जूनी कचहरी में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें 1444 खंभे हैं। कितने हैं? 1444 खंभे। इस कारण इसको खंभों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार देपाक था। कौन था? देपाक था वे। याद रखना। पगड़ी आभूषण
का कौन सा है? पगड़ी। पगड़ी का जो आभूषण होता है गोखरू बलेवना झेला सिर पेच क्या होता है? पगड़ी सिर पर लगाई जाती है और उस पर पेच होता है, तो सिर पेच किसका है? पगड़ी का आभूषण है। याद रखने के लिए याद बात रखना याद, सिर पर पगड़ी पहनी जाती है और उस पर पेच लगाया जाता है, तो कौन सा है? सिर पेच किसका आभूषण है? पगड़ी का आभूषण है। बाजूबंद आभूषण किसका है? तो बाजू बंद हो गया तो बाजू भुजा का क्या हो गया? आभूषण हो गया। क्या हो गया? बाजूबंद भुजा का क्या हो गया? आभूषण हो गया। जयपुर राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी किस वर्ष घोषित किया था? तो जयपुर राज्य ने जो कन्यावध को किस वर्ष घोषित किया था, अपनी बात करें तो 1844 में। कब? 1844 में। नेक्स्ट कैटेगरी में बात करें, माड़ियो क्या होता है? तो माड़ियो अपने किसको कहते हैं? भी जो माड़िया किसको कहते हैं? भी ग्रामीण परिवारों में पहले क्या कहते थे? भी जो छत पर कमरा बना होता था उसको क्या कहते थे? माड़िया कहते थे। क्या कहते थे? माड़िया। आजकल उसको अपने चौबारा कहते हैं। सामने चौबारे वाली वारी कदी अद्धी खुले कदी सारी, तो आजकल चौबारा कहने लगे। पुराने टाइम में माड़िया कहते थे, लेकिन अभी भी कुछ गांवों में या कुछ ग्रामीण परिवारों में क्या कहते हैं? माड़िया कहते हैं। तो ये क्या है? मकान की ऊपरी मंजिल में बना एक कमरा क्या है? माड़िया है। क्या है? माड़िया। राजविलास की रचना किसने की थी? सूर्यमिल मिश्रण, मानकवि, श्यामलदास, हेमकवि। तो किसने की थी? मानकवि ने की थी। किसने की थी? मानकवि। मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली गलताजी जयपुर का है। किसका नाम है? गलताजी जयपुर का नाम क्या है? मंकी वैली नाम है भी, याद रखना। मीरा संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो मीरा कहां की थी? अपने बात करें तो मीरा चित्तौड़गढ़ की थी, लेकिन मीरा संग्रहालय कहां का है? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में, याद रखना। छतरी स्थल, 84 खंभों की छतरी कोटा, ब्राह्मण गलत युग बताना है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा भांजा की छतरी जयपुर, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। तो अपने को गलत बताना है, तो इसमें याद रखना 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। दभाई देवी की छतरी 84 खंभों की छतरी है, तो वो बूंदी में है। और 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। मूसी महारानी की छतरी क्या है? अलवर में है 80 खंभों की छतरी। तो ये बूंदी में है, तो ये क्या हो गया? गलत। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में। मामा भांजा की जो छतरी है वो कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। तो मामा भांजा धन्ना या भीमा की जो छतरी है वो मेहरानगढ़ में है, तो जोधपुर में है। तो ये भी क्या है? गलत। तो इसके जो गलत युग में वो क्या है? 1 और 3 है। धन्ना भीमा की जो छतरी है उसको मामा भांजा कहते हैं, मामा भांजा की छतरी कहते हैं, तो याद रखना भी। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी व राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? उनियारा शैली से। किसे? उनियारा शैली से संबंधित है। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लेके आया था? मैंने अभी भी बताया था आपको, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ब्लू पोट्री किसके द्वारा लेकर आए थे? कौन लेके आए थे? राम सिंह सेकंड लेके आए थे। कौन थे? राम सिंह सेकंड। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार था वो कौन था? कृपाल सिंह जी शेखावत। सुजानगढ़ चूरू के थे कौन? कृपाल सिंह जी शेखावत। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे देश देश से आयातित माना जाता है। तो नमदा बनाने की कला कहां से आई है अपने राजस्थान में? ईरान से आई है। कहां से आई है? ईरान से आई है। अब अपने को पशु मेले बताने हैं। वीर तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है? परबतसर में लगता है। कहां पर लगता है? परबतसर में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? झालापाटन झालावाड़ में लगता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। कहां पर लगता है? बालोतरा में। और महाशिवरात्रि मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। कहां पर लगता है? करौली में। तो पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे का 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 2 4 1। किस सभ्यता में अच्छी एक विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो प्राचीर जो किलेबंदी के अवशेष मिले हैं वो कहां पर मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। कहां पर मिले थे? कालीबंगा में मिले थे, याद रखना। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो गोसुंडी अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ में मिला था वो किस भाषा का है? तो गोसुंडी अभिलेख अपने बात करें राजस्थान में जो मिला है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, मिन मिनहाज उल सिराज और अमीर खुसरो।
तो अपने जो आया था राजस्थान में वो चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान 1303 में रानी पद्मिनी के कारण जो युद्ध हुआ था, आपको पता है, पद्मावत मूवी देखी होगी। तो अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो आया था। कौन आया था? अमीर खुसरो। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? रामचरण चंद्रमौली मिशन, चंद्रधर चक्रपाणी मिश्र। तो कौन था अपनी बात करें तो चक्रपाणी मिश्र था। कौन था? चक्रपाणी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है और तो जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपके लिए बेहतरीन मौका है, तो जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, अभी तक जो बच्चे आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। घंटी वाला बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, आपने जो पुराने वाली क्लासें अभी तक नहीं देखी है, टॉपिक वाइज क्लासें नहीं देखी है, तो वो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर अलग अलग से कल्चर की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की क्लासें देख सकते हैं। तो उसमें अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। अभी अभी चैनल में जाइए और विजिट कीजिए। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो महाराणा राज सिंह ने किसको दिया था? अपने बात करें जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, अभय सिंह। किसको दिया था? अजीत सिंह को दिया था। किसको दिया था? अजीत सिंह। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक अपने बात करें तो कौन थे? कानड़देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह और हमीर देव। तो जालोर के जो चौहान वंश के संस्थापक थे वो कीर्तिपाल थे। कौन थे? कीर्तिपाल ने 1177 में क्या है कि मेवाड़ के राजा को हराकर यहाँ पर क्या किया था? जालोर वंश की क्या की थी? स्थापना की थी और परमारों को भी हराया था इसने। तो कीर्तिपाल जालोर के क्या थे? संस्थापक माने जाते हैं। और जो गोविंद राज थे वो रणथंभौर चौहान के शासक, और वासुदेव चौहान ने क्या की थी? चौहानों की क्या की थी? स्थापना की थी। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो अमीर ने किस जो विद्रोही सेनापति को शरण दी थी? तो अपने बात करें मीर मोहम्मद शाह को क्या दी थी? शरण दी थी। किसको दी थी? सोमनाथ मंदिर के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मीर मोहम्मद शाह और बाकी सैनिकों के साथ क्या है कि आपस में लड़ाई हो जाती है, और ये मीर मोहम्मद शाह हमीर के पास भागकर आ जाता है और इसको क्या देता है? हमीर शरण देता है। और बाद में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी इसको छोड़ने के लिए कहता है, तो मोहम्मद शाह वापस भेजता नहीं है। कौन? अमीर। तो अमीर के लिए कहा गया सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, हमीर हट चढ़े तरिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब हमीर तेरिया तेल जिस प्रकार एक बार चढ़ता है किसी महिला के अपनी उम्र में, मतलब शादी का चाहे वो विधवा हो जाए, अगर दूसरी दूसरी शादी होगी तो तरिया तेल जो जो हल्दी वाला तेल है वो एक बार ही चढ़ाया जाता है लड़की के। उसी प्रकार हमीर का हट इतना जो बड़ा था कि एक बार उसने हट कर लिया तो वो किसी की भी मानता नहीं था। आमेर राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? बिहारीमल नहीं, ये बहारमल था। आप कहीं पर, क्योंकि कई किताबों में है कि कुछ बुकों में बहारमल है, तो बहारमल था इसका नाम। बिहारीमल बहारमल दोनों सही है, ऐसा मत समझना। पर बिहारीमल क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहारमल आपका सुना होगा, बिहारीमल क्या है कि कुछ का सुना नहीं होता। तो बहारमल की पुत्री का विवाह कहां पर हुआ था? सांबर में हुआ था। कब हुआ था? 1562 में हुआ था। कब हुआ था? 1562 में हुआ था। और ये पहला राजपूत और मुगल विवाह था। क्या था? पहला राजपूत मुगल और 1562 में हुआ था। प्रथम राजपूत मुगल विवाह किसका था? अकबर और जो बारमल की पुत्री थी हरकाबाई, जिनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और बारमल की पुत्री जो हरकाबाई और अकबर का शादी के दौरान शादी हुई थी, तो उन्होंने अकबर ने क्या नाम रखा था इनका? मरियम उजमानी नाम। क्या नाम रखा था? मरियम उजमानी नाम रखा था। ठीक है। और उन्हीं से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम क्या था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया? मार्को पेलो, सुलेमान, अलुब्रिनी, अब्दुल रजाक। तो किसने किया? अपने बात करें तो सुलेमान ने किया। किसने किया है? सुलेमान ने किया। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो डूंगरपुर के शासकों द्वारा क्या है? रावल और महारावल की क्या उपाधियां धारण की गई थी। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता दी थी? 1817 में अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना की, और एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो राजस्थान में टोंक थी। क्या थी? टोंक थी। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर के महाराणा
स्वरूप सिंह थे। और सूर्य उदय होते ही क्या है कि सावर लेने से क्या नहीं करता है, रूप नहीं करता है, तो स्वरूप सिंह जी थे। और जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, सावर्स था। कौन था, सावर्स था, याद रखना। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां पर लिखा था, तो सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कहां पर की थी, तो अपने बात करें उदयपुर में की थी। कहां पर की थी, उदयपुर में की थी। हमें इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों ने के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, किंतु केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राप्ति के लिए बलिदान कर दिया, करने के लिए भेज दिया। यह कथन किसका था, तो ये कथन अपने बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस और जमनालाल बजाज, लाला हरदयाल। तो राम बिहारी बोस ने कहा था, केसरी सिंह बारट ने अपने पुत्रों के साथ साथ अपने दिमाग को भी क्या कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दे दिया था। वे कौन थे, केसरी सिंह बारट थे। अखंड भारत समाचार का प्रकाशन किसने किया था, तो अर्जुनलाल सेठी, सागरमल गोपा, चांदमल सुराणा, सॉरी आनंदमल सुराणा और जय नारायण व्यास। तो किसने किया था, अपने बात करें जय नारायण व्यास ने किया था। किसने किया था, जय नारायण व्यास ने किया था। प्रजामंडल संस्थापक में से ही सुमेलित नहीं है। मेरे जैसा मीठा बोलो, तो मीठालाल व्यास। सिरोही, गोकुल भगवान की कांति चारों ओर रोही में है, तो सिरोही। करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर, कहां पर, त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोकी भगवान को करेले का क्या है कि जो रस क्या है कि चढ़ाना चाहिए, त्रिलोक चंद्र माथुर। अलवर, भगवान हरि नारायण की मूर्ति कहां पर सजाते हैं, अलमारी में सजाते हैं। कहां पर सजाते हैं, अलमारी में सजाते हैं। तो याद रखना, अलवर के कौन थे, हरि नारायण शर्मा थे। कौन थे, हरि नारायण शर्मा। ये क्या है, सुमेलित है, नहीं है अभी। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया था और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, जयनारायण व्यास, कुंभाराम आर्य, नाथूराम शर्मा, भोजी लंबरदार। तो किसने किया था, अपने बात करें जयनारायण शर्मा, जयनारायण व्यास, कुंभा आर्य, नाथूराम शर्मा, भोजी लंबरदार। तो किसने किया था, अपने बात करें तो भोजी लंबरदार ने किया था। किसने किया था, भोजी लंबरदार ने। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था, डूंगरपुर, मानगढ़, कुशलगढ़, इडर। तो कहां पर हुआ था, मान सिंह, अपने बात करें तो जो भील विद्रोह हुआ था वो मानगढ़ में हुआ था। गोविंदगिरी यहाँ पर सभा कर रहे थे और अंग्रेजों ने यहाँ पर गोली चला दी। तो मानगढ़ धाम में 1917 में क्या है कि 1500 भील मारे गए। इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, संयुक्त राजस्थान। 1825 में आपको ट्रिक बताई, 1825, 1830, 15, 26, 1। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, GGCP। और इनके जो प्रधानमंत्री की बात करें, KAVS। तो कुमावत, असावा, माणिक्यलाल वर्मा, शास्त्री। तो कौन थे, गोकुललाल असावा थे। कौन थे, गोकुललाल असावा। आपको ट्रिक बताई थी, अगर नहीं देखी ट्रिक तो पीछे वाली वीडियो में जाकर आप पूरी की पूरी क्या है, जो मैंने लगभग क्या है कि पूरा का पूरा जो एकीकरण है वो यहाँ पर ही आपको समझा दिया था। वो ट्रिकें बताई कि वो आपके लिए क्या है, पत्थर, मील का पत्थर साबित हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि याद रखने योग्य अपने बातें हैं। तो अभी क्या है कि अपने हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपके क्या है कि ज्योग्राफी, मैथ और साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे सर। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सर आ रहे हैं। बाकी अपने एनुअल एजुएंट के क्वेश्चन करेंगे बाद में।
हेलो नमस्कार, कैसे हो? तो कल्चर और हिस्ट्री हो चुकी है। अपन स्टार्ट करते हैं अभी। राजस्थान की ज्योग्राफी, फिर साइंस करेंगे, करंट अफेयर करेंगे, और उसके लास्ट में मैथ करेंगे। और फिर से सर आपको क्या कराएंगे, पशुपालन का पार्ट बी। तो आज हमारा जो मॉडल पेपर है वो नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 41 अपन डिस्कस करें। तो आज का क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, उस टाइम जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी बेटा? 26 जिले थे। और अब वर्तमान में कितने हैं? 50 है। इसमें भी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितने इसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जब 33 से बढ़ा के कितने कर दिए थे? 50 कर दिए थे। तो अभी एक फाइनल नहीं हुआ है, पर जल्दी आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कितने होने वाले हैं। तो जब राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 26, 26। ऑप्शन बी इसका राइट। नेक्स्ट, निम्न में राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं होती है? मतलब आपसे पूछा है कि राजस्थान की सीमा कौन से राज्य के साथ साझा नहीं होती है? पंजाब के साथ होती है, बिल्कुल सही है। एमपी के साथ होती है। दिल्ली के साथ राजस्थान अपनी सीमा नहीं बनाता है, हरियाणा के साथ बनाता है। तो पंजाब के साथ बनाता है राजस्थान अपनी सीमा, ठीक है। एक हरियाणा के साथ बनाता है, हरियाणा हो गया। एक एमपी हो गया, एक यूपी हो गया। कितने? चार चार स्टेट हो गए ना। एक कौन सा है? गुजरात है। एक है गुजरात। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, बट दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्योंकि इसलिए सोचते हैं कि जो अलवर है ना वो एनसीआर में आता है, ठीक है। दिल्ली के उधर भी टच करता है, बट उससे पहले क्या है, दिल्ली से टच होने से पहले अलवर हरियाणा के साथ सीमा बना लेता है, गुड़गांव वगैरह के साथ ऐसे। तो दिल्ली के साथ प्रॉपर रूप से उसकी सीमा नहीं है। वहां उसकी भिवाड़ी वगैरह है, जो एरिया है, उनके साथ टच करता है। तो दिल्ली के साथ राजस्थान की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत धारित करता है? राजस्थान का पूर्वी मैदान का भाग है, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है। कितना? 23। ऑप्शन बी इज द राइट। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत शिखर की मैं ऊंचे शिखर की बात करूं तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु ही सबसे ऊपर है भैया, गुरु ही सबसे महान है। ऑप्शन ए इज द राइट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सुमेलित करो। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिले एग्जाम के अंदर, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो इनमें पूछा है कौन सा इनमें सही है? क्या सी डब्ल्यू जी भरतपुर की तरफ है? बिल्कुल सही है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू क्या बाड़मेर है? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू क्या बाड़मेर है? ये हमारा नहीं है। बी एस एच डब्ल्यू का गंगानगर है? ये नहीं, ये उल्टा हो गया मतलब दोनों का, ठीक है। ए डब्ल्यू डूंगरपुर साउथ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और हमारा 4 राइट होगा। ए और 4 कहाँ पे? ऑप्शन डी इज द राइट। वह जिला युग्म जहाँ लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी की बात करूं तो ये लाल और पीली मिट्टी हमारी, इन चारों के अकॉर्डिंग बात करनी है तो चारों के अकॉर्डिंग बात करें, ये है अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर और भीलवाड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पे है? जल उपलब्धता मतलब जल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे राजस्थान की इन चारों में नदी कौन सी, इनका नंबर दूसरा है? तो वो है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। ऑप्शन डी इज द राइट। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील की बात करें तो बाई तालाब कहाँ पे है? बै से बाई, बै से बांसवाड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट। सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। पांचना बांध क्या करौली में है? नहीं। सही, अच्छा सॉरी, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। सही सुमेलित नहीं, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, इस तरह कंफ्यूजन हो जाता है और हम जल्दी में ये देख पाते हैं कि क्या पूछा और क्या नहीं पूछा, इस करके हम गलती कर बैठते हैं। उन्होंने पूछा कि सही सुमेलित नहीं है, क्या इनमें से सही नहीं है, वो पूछा है। तो पांचना करौली में है, बिल्कुल सही है। पांचना तो करौली में है। चाकन बूंदी में है, मेजा भीलवाड़ा में, जवाई जालोर में नहीं है। जवाई कहाँ है? पाली में। जवाई कहाँ है? पाली में। ऑप्शन डी इज द राइट। भाग्य तेल कुआं किस जिले में है? तेल के कुएं का नाम है भाग्य तेल कुआं। राजस्थान के अंदर कौन से जिले में है? तो भाग्य कहाँ पे है? भाग्य आपका खुलेगा बेटा बाड़मेर जाओ, और आपका वहां पे भाग्य खुल जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने? 300 टेस्ट। ठीक है, इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको इतने टेस्ट दिए जा रहे हैं, 300 टेस्ट 99 रुपए के अंदर। तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप लोगों ने अगर 50 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाए तो उनको जरूर लगाएं। एज इट इज क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे।
क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दो तो आप पता किस चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की। आप पढ़ते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ पे आपको और पढ़ना चाहिए, कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। तो उन 50 फुल लेंथ टेस्ट को झूठ दो, क्योंकि उनकी जो मैंने डिजाइन किया है ना, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पेपर लेगा वैसे ही हमने डिजाइन किया है। उसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, जनरल साइंस का पार्ट है, मैथ का है, पशुपालन का है, सब चीजें ऐड की हुई है। तो उनको जरूर लगाओ। बाकी जितने क्लासें हो गई सबकी पीडीएफ विद आंसर के साथ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयों की बात करूं तो ये हमारी कहाँ पे है? डी वाला ऑप्शन बी इज द राइट होगा। निम्न में कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 80 का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? 18 का न्यूनतम लिंगानुपात की बात करूं तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 80 का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ मिलता है? लिंगानुपात मिलता है हमारा करौली में। कहाँ पे? करौली, ऑप्शन ए इज द राइट। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार कौन से जिले में 80 महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? अरे भाई 80 नहीं है, एससी है। क्या हो गया? एससी है। ठीक है, पिछले वाले में भी सॉरी एससी था। हाँ, एसटी था, पिछले वाले में एसटी था। ठीक है, एसटी, एसटी ठीक है। ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? करौली में है। आगे क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में एससी महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? एससी महिला साक्षरता दर न्यूनतम कहाँ पे है? तो एससी महिला साक्षरता दर न्यूनतम कहाँ पे है? वो है हमारी सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही के अंदर। सिरोही, ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन सी राइट है। 1 सेकेंड, कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। हाँ सही है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला का परियोजना का संबंध परिवहन से है, सड़क से है, परिवहन से है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान की बात करूं तो बकरी हमारा कहाँ पे? अजमेर में है। बकरी कहाँ पे? अजमेर है। और भेड़ कहाँ? बीकानेर टोंक में है। तो बकरी अनुसंधान पूछा है वो अजमेर, ऑप्शन इज द राइट। कौन से जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से संचित है? कौन सा जिला सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से संचित है? तो वो है हनुमानगढ़ और चूरू। कौन से? हनुमानगढ़ और चूरू, ऑप्शन सी इज द राइट। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष वृक्ष महोत्सव मतलब पेड़ों का एक उत्सव बनाया जाता है? तो कौन सा स्थान है? तो आपको पता है सबको कि खेजड़ली में होता है। खेजड़ी, जो हमारी खेजड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में अंदर, वहां होता है प्रतिवर्ष वृक्ष महोत्सव, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में से किस से संबंधित है? अधिकतम प्रशासनिक वन श्रेणियों की बात करें तो ये मैक्सिमम कहाँ पे है? राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी है? इसमें क्या आरक्षित है, वर्जित है, या अवर्गीकृत है, या संरक्षित है? तो कौन सी है सबसे ज्यादा? तो वो श्रेणी की मैं बात करूं वो कौन सी है? संरक्षित श्रेणी, ऑप्शन डी इज द राइट। कुरंजा पक्षी जिसको डेमोसिल क्रेन कहा जाता है कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? कुरंजा पक्षी जैसे अभी सर्दियां आ गई तो अब बहुत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, तो कहाँ पे पहुंचते हैं? अजमेर में, या खिंचन गांव, सांबर झील, उदयपुर? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पहुंचते हैं? खिंचन गांव में पहुंचते हैं। कहाँ? खिंचन गांव में पहुंचते हैं, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट। किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? तंबाकू खेती राजस्थान में कहाँ पे होती है? इन 4 जिलों के अकॉर्डिंग बताओ। तो वो होती है बेटा अलवर में। तंबाकू खेती कहाँ पे होती है? अलवर, अलवर, ऑप्शन बी इज द राइट। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफाइड चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? जकार्ता में हुई थी कौन सी एशियन शूटिंग ओलंपिक हुई थी? नाम क्या है? देखो, अब 3-4 चीजें बढ़ रही है इसमें एक साथ ही। जकार्ता में कौन सी हुई थी? एशियन शूटिंग ओलंपिक हुआ था। क्वालिफाइड चैंपियनशिप थे कौन? ओम प्रकाश चौधरी। उन्होंने पदक कौन सा जीता? शूटिंग के अंदर, जकार्ता के अंदर ओम प्रकाश चौधरी ने पदक कौन सा जीता है? पदक जीता है उन्होंने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी इज द राइट। आईसीएआर ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? आईसीएआर ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल संरक्षण के लिए एक पुरस्कार दिया था 2023 में? वो कौन थे? तो सुरेंद्र अवाना थे, डॉक्टर देवाराम पवार थे। सुरेंद्र अवाना, डॉक्टर देवाराम पवार, ऑप्शन डी इसका राइट, दोनों ही होने वाला है। राजस्थान में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदल के क्या रखा है? जो जनता क्लिनिक योजना का जो नाम बदल के रखा है, जनता क्लिनिक गहलोत सरकार ने स्टार्ट किया, वापिस जो भजनलाल सरकार आई बीजेपी वाली, इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने क्या रख दिया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मिंदर, शहरी आयुष्मान आरोग्य मिंदर, ऑप्शन सी इज द राइट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राजस्थान कितने रेलवे स्टेशनों का
विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। अमृत भारत जो स्टेशन योजना चल रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राजस्थान कितने स्टेशनों का जो नवीनीकरण होगा, पुनर्विकास होगा, उसमें कितने स्टेशन शामिल किए हैं? तो राजस्थान के जो स्टेशन शामिल हुए हैं वो कितने हैं? 21 है। कितने? 21। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? गोगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो उस अभियान की बात करें, वो अभियान हमारा कौन सा है? गांव चलो। कौन सा है? गांव चलो। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? राजस्थान में कौन सा खिलाड़ी है जिसको लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो वो खिलाड़ी का नाम है, कौन सा खिलाड़ी है? रवि बिश्नोई को राजस्थान के ने जब लोकसभा चुनाव हुए अपने 2024 के, उसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर रवि बिश्नोई को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान किस जिले में हमारा संविधान अ, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान देश के क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया? तो राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में किया था। कहाँ पे? बीकानेर। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना अपने भारत के मुख्य सीजीआई बन गए, तो 51वें नंबर के। बट ये जो डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ थे 50वें नंबर के, इनसे पहले इन्होंने हमारा संविधान और हमारा सम्मान स्टार्ट किया था। कहाँ पे? बीकानेर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोटा जिले का पहला गांव डेस्टिनेशन जो पर्यटन विभाग से पंजीकृत हुआ है, वो कौन सा है? कोटा जिले का पहला गांव है जो डेस्टिनेशन जो पर्यटन विभाग से पंजीकृत हुआ है, उसका क्या नाम है? तो उस गांव का नाम क्या है? बताओ। डाबरी। क्या है? डाबरी। कौन सा? डाबरी। ऑप्शन डी इज द राइट। पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है नौकायान से, रोइंग से। कहा? नौकायान। नौकायान, रोइंग, नौकायान से। ऑप्शन डी इज द राइट। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में महिलाओं ने कितने परसेंट मतदान किया था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव था अभी 2024 में, तो राजस्थान की महिलाओं का कितना परसेंटेज वोटिंग रहा? तो राजस्थान की महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज रहा था वो 60.72। ऑप्शन बी इज द राइट है, 60.72। हाल ही में किस राज्य में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल बाराबंदी सिस्टम शुरू किया गया है? मतलब सिंचाई परियोजना में जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल बाराबंदी सिस्टम कहाँ पे किया गया है? तो डिजिटल बाराबंदी सिस्टम की बात करूं, वो गंगानगर के अंदर किया गया। कहाँ पे? गंगानगर। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कविता संग्रह वातुल मन का विमोचन किया, ये किसके द्वारा लिखित है? विधानसभा अपने अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। इन्होंने कविता संग्रह वातुल मन का विमोचन किया, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये कविता किसके द्वारा लिखित है? रेखा शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? रेखा शर्मा। ऑप्शन डी इज द राइट। राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना की कितनी राशि बढ़ा दी है? पहले कितनी? 6,000 थी, अब कितनी कर दी है? 8,000 कर दी है। कितनी बढ़ा दी है? 2,000 रुपए बढ़ा दी है। मतलब टोटल कितनी कर दी? 8,000 कर दी। ऑप्शन सी इज द राइट। हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली प्रसिद्ध हथनी रूपा की मृत्यु के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा? हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली प्रसिद्ध हथनी रूपा की मृत्यु के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा? तो कौन सा स्थल चर्चा में रहा है? वो स्थल रहा है, हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अपने आमेर गांव जयपुर में है। और हथनी रूपा की मृत्यु के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा है? वो रहा है आमेर महल जयपुर। आमेर महल जयपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है? टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात करूं तो राजस्थान की कहां पे हो रही है? भीलवाड़ा में। कहां पे? भीलवाड़ा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट। अभी आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐप डाउनलोड किया, एग्जाम दे रहे हैं, अपनी रैंक भी देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है वो कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। आपके अभी भी टाइम है, अभी अभी भी आपके पास है। ऐप को डाउनलोड करो, जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है ना उनको जरूर लगा के जाओ। वैसा जैसे आपका पेपर आएगा वैसा ही हमने तैयार किया है। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह तैयारी करनी है, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, कितने नंबर आ रहे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी उन 50 फुल लेंथ टेस्ट से। तो उनको एक बार जरूर लगाओ, तभी आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, टेस्ट को लगाना स्टार्ट करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं। और एससी एजीटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। जैसे ये मॉडल पेपर चल रहा है इसी हिसाब से आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट है तैयार किए हुए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस राजस्थान के अंदर या बात करें शिक्षा विभाग द्वारा, वो होता है 26 जुलाई 2024। 26 जुलाई 2024 के रूप में मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शिक्षा विभाग ने एक ऐप का
लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है? शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप। अगर आपसे पूछ सकता है कि शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो राजस्थान की शिक्षा विभाग ने, सरकार ने, शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है। और उसका शुभारंभ किसने किया था? तो उसका शुभारंभ किया था हमारे जो शिक्षा मंत्री है, मदन दिलावर। कौन है? मदन दिलावर, उन्होंने लॉन्च किया था। ऑप्शन टी इज द राइट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के किस जिले में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री, जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने राजस्थान के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। तो जीएसटी भवन कहाँ पे बनने वाला? राजस्थान में, उदयपुर। ऑप्शन डी इज द राइट। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान किस जिले से है? भारत के पूर्व विदेश मंत्री रहे हुए हैं, राजस्थान के थे, नटवर सिंह उनका नाम था, उनका निधन हो गया। तो राजस्थान के कौन से जिले से थे वो? भरतपुर। ऑप्शन डी इज द राइट। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण, फील्ड फायरिंग परीक्षण कहाँ पे किया है? डीआरडीओ ने एक लाइट टैंक का परीक्षण किया है, उसका मतलब प्रैक्टिकल वगैरह करके देखा है। उसका नाम है जोरावर। इसका जो फील्ड फायरिंग परीक्षण कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। तो वो पूछता रहा है, तो राजस्थान के अंदर ही इसका किया है। यहाँ पे 4 स्टेट के नाम दे रखे हैं, तो उन्होंने पूछा कौन से स्टेट में हुआ, तो राजस्थान के अंदर हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का क्या कारण है? भौतिक परिवर्तन क्यों देते हैं? परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, उपयुक्त सभी। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? उसकी भौतिक जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो रहा है, तो परिवर्तन केवल उसके भौतिक गुणों में ही हो रहा है, इसलिए इसका नाम भौतिक परिवर्तन दिया। और रासायनिक का मतलब क्या है? परिवर्तन उसके रासायनिक गुणों में हो रहा है, तो इसलिए उसका नाम रासायनिक परिवर्तन पड़ा। तो हमसे क्या पूछा? भौतिक परिवर्तन, तो परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में है। ऑप्शन बी इज द राइट। सामान्य तापमान एक सामान्य तापमान पर एक मात्र तरल धातु पूछी है। सामान्य तापमान पर मैं एक मात्र तरल धातु बताऊं तो उसका नाम है पारा। क्या है? पारा। ऑप्शन डी इज द राइट। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती, कौन सी एक धातु है जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती? तो उनका सिंबल के अकॉर्डिंग था ना, VMOFeCO। तो क्या है? वी, इसका ऑप्शन ए इज द राइट। निम्न में कौन सी धातु अधिक बहुलतय में मिलती है? सबसे ज्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है? बहुलतय मतलब अधिक मात्रा में मिलती है। इन चारों के अकॉर्डिंग बताओ, तो क्या सिंबल के अकॉर्डिंग बताएं तो क्या एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट। निम्न में कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? तो वो होता है बेटा कौन सा? बैंगनी रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे ज्यादा विचलित होता है। कौन सा? बैंगनी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट। बै से बैंगनी, बी से बी। प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाता है? आप कई बार देखते हो, बाल्टी है या मग है, कुछ लोटा है, उसमें देखते हो पानी से भरा होता है जैसे इस तरह, और इसका पेन जिस पानी से भरी है, ठीक है ये, तो इसमें क्या अपन ऊपर से देखते हैं ना इस तरह, इसमें कोई सिक्का पड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, वो हमें दिखता है थोड़ा ऐसे ऊपर दिखता है, मतलब ये कौन सा है? प्रकाश की कौन सी घटना है? क्या व्यतिकरण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है? तो प्रकाश की किस घटना के कारण वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है? वो प्रकाश के परावर्तन, सॉरी, अपवर्तन के कारण हमें ऊपर उठा दिखता है। कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम आपको पता है किससे? डीएनए से बने हुए हैं। किससे? डीएनए से बने हुए हैं। ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? तो 64 कोशिकाओं के निर्माण में 6 समसूत्री विभाजन होते हैं। कितने? 6। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। दो या दो से अधिक अनुवांशिक है युक्त पादप है, उनका क्रॉस करके हमने नई किस्म की फसल का निर्माण किया है, तो उसको प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। क्या? संकरण। ऑप्शन सी इज द राइट। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है? क्या कारण है? तो क्या ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? ये तांत्रिक क्रियाओं को, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं? ये शरीर के रचनात्मक भाग है? ये ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है? तो एंजाइम का आवश्यक क्यों है हमारे शरीर के लिए? एंजाइम इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो हमारी जैव और रासायनिक क्रियाएं हैं उनके लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसलिए जो शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके उत्प्रेरक है। क्या? उत्प्रेरक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण की गई और छोड़ी गई गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? श्वसन क्रिया के दौरान जो ग्रहण की गई और छोड़ी जा रही है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। इतनी जो वायुमंडल में है वो इसकी मात्रा 78। ऑप्शन सी इसका राइट है। मानव शरीर में शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होता है,
मानव शरीर में जो हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है, वो शुद्ध कहाँ पे होता है, प्योर क्या होता है, फिल्टर कहाँ पे होता है? तो फिल्टर हमारा कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है। कहाँ? फेफड़ों में। ऑप्शन ए इज द राइट। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य शरीर की छोटी ग्रंथि की बात करूं तो वो कौन सी है बेटा? पीयूष ग्रंथि है। कौन सी? पीयूष। सबसे छोटी ग्रंथि पूछिए, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी इज द राइट। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ पे अवस्थित होते हैं? आपसे पूछ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियम कॉन्ड्रियम है, राइबोसोम में है, गुणसूत्र में है, हरित लवक में है। तो जीन कहाँ अवस्थित है? जीन हमारे आपको पता है गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। कहाँ? गुणसूत्रों में। ऑप्शन सी इज द राइट। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन है एक किस में उपस्थित होता है? एक सेल बॉडी में निर्मित होता है। उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है। उन शाखाओं को हम क्या कहते हैं? उन शाखाओं को हम कहते हैं दुमिकाएं। क्या कहते हैं? दुमिकाएं कहते हैं। क्या? दुमिकाएं। ऑप्शन सी इज द राइट। अस्थियां और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियां और मांसपेशियों को जो आपस में जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। क्या? टेंडन। टेंडन। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। बीसीजी वैक्सीन किस प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी जो वैक्सीन है हम किसके लिए, उपचार के लिए, किसके प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए लगाते हैं? इस वैक्सीन का क्या काम है? क्या है? यष्मा। क्या? यष्मा। ऑप्शन बी इज द राइट। निम्नलिखित जीवाणुओं में मानव के लिए लाभकारी है कौन सा जीवाणु? चार जीवाणुओं के नाम दे रखे हैं, इनमें कौन सा मानव के लिए लाभकारी? मतलब आप देखो जीवाणु है जो हमारा, वो ही हमारे लिए लाभकारी, मतलब बैक्टीरिया भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कौन सा है? पेनिसिलियम है, और स्लामोनेला है, स्ट्रोपेटोकस है, स्ट्रोपेटोकस है, टोकस है। कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। स्ट्रेपेटोकस है। क्या? स्ट्रेप्टोकस है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट। और अब हमारे स्टार्ट हो गए मैथ के क्वेश्चन भैया। तो अब से हम क्या करने, मैथ और कॉपी पेन लेके आप बैठ जाओ, तो आपको भी मैथ करनी है साथ के साथ, तभी पता चलेगा ना कि आपको मैथ कितनी आ रही है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपको कितनी मैथ आ रही है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, और आप कितनी अभी और सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ। फल क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन 99 की बात करें तो क्या बोल रहा है 99 क्वेश्चन? ये तीन संख्याओं का अनुपात आपसे क्या पूछा? तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? तीन संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। 4:5 अनुपात और 6 अनुपात है। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? 3600 है। तो इसका महत्तम समापवर्त्य बताओ कितना है? तो महत्तम समापवर्त्य आपको बताना है इन तीन संख्याओं का। तो बता दो। तीन संख्याएं हैं 4, 5 और 6। ठीक है। और ये तीन संख्या, इनका एलसीएम आपको दे रखा है कितना? 3600 दे रखा है। कितना? 3600। अब देखो इनका, देखो अपन एलसीएम एचसीएफ वगैरह लेंगे तो इसका कितना आता है? एक्स एक्स से लेको, देखो 4x, 5x और 6x, ये कितना हो गया? 60 हो गया। 60x हो गया। अब देखो भैया 60x बराबर कितना होता है? 36 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 60। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दो संख्याओं का दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 12 गुना है। ठीक है, दो संख्याएं, उनका लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य क्या है? 12 गुना है। तो महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य का योग कितना है? 403 है। यदि उनमें एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, दो संख्याएं हैं, मान लो एक का लघुत्तम समापवर्त्य उसके महत्तम समापवर्त्य के 12 गुना है। ठीक है, उनका से पहले एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग इसने कितना दे रखा है? 403 दे रखा है। ठीक है, एक संख्या दूसरे की क्या? 12 गुना है। ठीक है, एचसीएफ हमने क्या माना? एचसीएफ को एच माना, और एलसीएम क्या है? उसके 12 गुना है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ है, तो 12 गुना इंटू एच हो गया। ठीक है, ये गुना का निशान है, और 12 गुना हो गया ना। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 12h प्लस एच कितना हो जाएगा? 403। 13h बराबर कितना आ गया? 403 आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 31 आ गई। h की वैल्यू कितनी है? 31 आ गई। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू 31 है, और जब 31 है तो इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 403 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? इनका बीच का डिफरेंस निकालो। 372 है। कितना? 372 है।
अब 372 आ गया इनके बीच का डिफरेंस, और योग वो था एक दूसरे के 12 गुना। एक संख्या कितनी है 93, दूसरी संख्या कितनी होगी। तो इस तरह अगर आप इनको कैलकुलेशन करोगे, जैसे एक्स और वाई मान के जब कैलकुलेशन करोगे तो दूसरी संख्या कितनी आने वाली, 124 आई। कितनी, 124। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मॉडल पेपर है, इसमें हम पूरा सोल्व करेंगे बारीकी से, तो बहुत टाइम लगेगा। खुद कुछ चीजें आपको भी करनी है, मैं आपको फॉर्मूला वगैरह इस चीजें बता दूंगा, साथ के साथ आप भी सोल्व करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाले टेस्ट मिल रहे हैं। जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है उनको जरूर लगाएं, आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। इन टेस्टों को आपको जरूर लगाना है, तभी आप जब एग्जाम देने जाओगे उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो अपनी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो 50 फुल लेंथ टेस्ट दोगे आप, उनमें आपको एजिटिव क्वेश्चन छपे हुए वहां पे पेपर में मिलने वाले हैं। चाहे राजस्थान की हिस्ट्री की बात करो, चाहे कल्चर की बात करो, ज्योग्राफी की करो, साइंस की करो, मैथ की करो, पशुपालन की बात करो, करंट अफेयर की, सारे क्वेश्चन आपको वहां से ही मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा के जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लगातार क्रम दो लगातार प्राकृत संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्व समापवर्त्य क्रम से क्या होगी। दो लगातार क्या है, प्राकृत संख्याएं, उनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्व समापवर्त्य बताना है। तो क्या होगा, तो पहले का उनका गुणनफली संख्या 1 होगी। क्या है, उनकी गुणनफल संख्या क्या हो, 1 होगी। ऑप्शन बी इसका राइट है। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत है ना, औसत संख्या कितने हैं, जो औसत रन है वो 6 के कितने हैं, 36 है। यदि उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष 5 खिलाड़ियों का औसत कितना होगा। तो कोई ज्यादा इसमें नहीं है। देखो 36 इंटू 6 है तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 216। अब एक खिलाड़ी ने, पांचवा खिलाड़ी है मान लो, उसने कितने रन बनाए, 16 बनाए। 216 में से कितने 16 गए, पीछे कितने बचे, 200। अब 5 खिलाड़ियों के कितने हो गए, 200 हो गए। तो इनका औसत कितना होगा, इनका औसत एवरेज कितना होगा, 200 में 5 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 40 इनका एवरेज आने वाला। कितना, 40। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट आपसे पूछिए कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 48 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तीन संख्या मान लो ए, बी और सी, इनका योग कितना है, 28 है। एवरेज कितना है, 28 है। अब मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 28 ये कितना होता है, 28 ये होता है बेटा 84 होता है। कितना, 84 होता है, 84 होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि तीन संख्या, पहली संख्या क्या दूसरे की आधी है और तीसरी संख्या के दूसरे की 2 गुनी है। तो हमें क्या, मैं बी को लेके चलता हूं। माना कि मैंने बी को ले लिया 24, 24 लिया। अब सी इसके 2 गुनी है तो 2 गुनी इसको हो गया 48, और ये इसके आधी है तो ये हो गया 12। इनको ऐड करो, क्या 84 आ रहा है, बिल्कुल 84 आ रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या की वैल्यू कितनी, 48। ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार की गणना कितनी है। 20 बॉयज थे, उनके एवरेज कितना था, वजन था, जो एवरेज वेट था वो 89.4 था, किलोग्राम था। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के का 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ लिया। तो सही भार क्या होगा। ऐसे में कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे में क्या करना है, आपको क्या करना है, तो एवरेज था 89.4, कितने 20 बच्चों का था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। जो गलत था ना उसको ऐड करना, जो सही है उसको माइनस करना है। एक लड़के के 87 किलोग्राम स्थान पे कितना, 78 किलोग्राम कर लिया। तो कितना, जो गलत कितना था 78 था, उसको माइनस कर देना, वो सही था उसको ऐड कर देना। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको करके देखो तो ये आएगी 1797। कितनी, 1797। अब इसमें 20 से डिवाइड कर दो, 1797 में अगर 20 से डिवाइड करोगे तो राइट एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 89.95 किलोग्राम। कितना, 89.95, 85 किलोग्राम, 89.85 किलोग्राम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का परसेंट बताओ। इसमें क्या है, लाभ या हानि का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 16 वस्तुएं हैं, ठीक है, इसमें क्या है, 16 है, 16 से कितना है, 20 है, डिफरेंस कितना है, 4 है। डिफरेंस कितना है, 4 है। तो 4 बटा किसके, 16 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो क्या है, देखो भैया 25%। क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, 25%। ऑप्शन क्या, 25% इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने एक साइकिल 1170 रुपए में बेच दी थी।
साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य के 10% कम मूल्य पर बेचा था। तो रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी? मतलब रवि ने साइकिल कितने में बेची है? 1170 में बेची है। मतलब 10% उसने कम दी है। कोई जो उसने खरीदी थी, मान लो x रुपए में खरीदी थी, उसका 10% उसने डिस्काउंट दे दिया और कितने में बेच दी? साइकिल 1170 में बेच दी। तो ये पूछ रहा है कि रवि ने साइकिल खरीदी कितने में थी। अब सीधी सी बात है, जो 1170 से ऊपर वाले वैल्यू होगी वो इसमें आने वाली है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं सी, ठीक है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे। तो क्या 1053 होगा? नहीं होने वाली, क्योंकि 1170 से ये कम है। 1180 हो सकता है, क्योंकि 1180 का अगर 10% निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचते हैं हमारे दो, 1300 और 1387। अगर 1387 का 10% निकालोगे और उसमें से माइनस करोगे तो क्या 1170 आएगा? नहीं आएगा। इसमें राइट आंसर पता है क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। कैसे होगा? 1300 है। अब 1300 का 10% कम करो। 1300 का 10% कितना होता है? 130। अब 1300 में 130 घटाओगे ना, कितना आता है? 1170 आता है ना। तो उसने साइकिल कितने में खरीदी? 1170। कोई ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बेसिक सा करना है, सिंपल सा, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह कुछ भी मत लगाना, सिंपल तरीके से करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो साड़ियां और चार कमीजों की कीमत कितनी है? दो साड़ी और चार कमीज की कीमत है बेटा 16,000 रुपए। जब एक साड़ी, ठीक है, एक साड़ी और छह कमीज है ना, छह कमीज की कीमत उन्हीं के समान है। तो इन्होंने पूछा कि 12 कमीज की कीमत बताओ, 12 कमीज का कितने रुपए लगेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। अब इसने जब दो साड़ी ली, मतलब साड़ी सस्ती है और कमीज महंगी है, यही हुआ ना। दो साड़ी बराबर चार कमीज हुई, उधर क्या, एक साड़ी बराबर छह कमीज हुई, ठीक है। तो अगर इनको आप सोल्व करोगे, देखो, दो साड़ी प्लस चार कमीज और इधर एक साड़ी प्लस छह कमीज, इसको सोल्व करोगे तो पता है क्या आएगा? एक साड़ी बराबर क्या आ रहा है? दो कमीज आ रही है, दो शर्ट या जो तुम्हारी कमीज है वो आ रही है दो। एक साड़ी किसके बराबर है? दो कमीज के बराबर। मतलब एक साड़ी महंगी है भैया। वो लेडीज के कपड़े हमेशा ही महंगे होते हैं, जेंट्स बेचारा कुछ भी पहन लेते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अब इसने हमें 12 कमीज खरीदने की कीमत पूछी है, तो 12 कमीज की कीमत बताओ कितनी होगी। तो अब हमें 12 कमीज की कीमत बतानी है, ठीक है। 12 कमीज की कीमत की बात करें तो अगर इनमें कितनी दे रखी है? चार कमीज है, एक साड़ी की जगह मैं दो कमीज और रख लूं तो मतलब कितने हो गई? ये हो गई हमारी 8 कमीज। और 8 कमीज कितने के बराबर है? 16,000 के बराबर है। हमें कितने की बतानी है? 12 की बतानी है। तो मतलब चार कमीज कितने की होगी? 8 की। 8 कमीज कितने की होगी? 16 की। और 12 कमीज कितने की होगी? 24,000 की। ठीक है, इस तरह आप निकाल सकते हो। तो चार कमीज कितने की होगी? 8,000 की होगी, ठीक है। और 16 कमीज कितने की होगी? सॉरी, 8 कमीज होगी, 8 कमीज होगी, 8 कमीज होगी 16,000 की। और 12 कमीज कितने की हो जाएगी? 24,000 की। कितनी? 24,000। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? जैसे मान लो कि संतरे का मूल्य कितना है? कम हो गया। अब कितना कम हुआ? मान लो कि पहले संतरे का मूल्य एक्स था या 100 थे, एक्स थे, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। तो अब कितना हो गया? 1.10%। 1 रुपए था तो 1.10 हो गया, 1.1 एक्स हो गया उसका बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है। तो अब 5 किलोग्राम क्या है कि वो संतरा कम खरीद पाता है 270 रुपए में पहले से। कितने में? 270 बटा 1.15 एक्स, और इतना कितने? 5 किलोग्राम इसे कम खरीद पाता है। अब एक्स की वैल्यू निकालोगे और कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारी वैल्यू पता है कितनी आएगी? तो प्रति किलोग्राम जो संतरा बढ़ा है वो रेट कितना है? 5 रुपए, 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम रेट बढ़ गया है। ठीक है, कितना? 5 रुपए 40 पैसे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 परसेंटेज का मान दशमलव भिन्न में बताना है। कितने? दशमलव भिन्न में बताना है। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है। अब किसके बताना है? कि 100% के अकॉर्डिंग बताना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताओ तो दो जीरो और लग जाएगी। कितना हो जाएगा? 0.005। कितना? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? मैं बात करूं तो 0.05। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो ए है और बी है, तो बी की ऊंचाई मान लो मैंने 100 मान ली, तो ए की ऊंचाई उससे 20 कम है, तो ये मान ली 80। दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है। और पूछा किससे? ए की ऊंचाई पूछी है, तो 20/80 इंटू 100 कर देना, तो कितनी है? 25% कम है। कितनी? 25% का उनके बीच में डिफरेंस है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा क्या राइट होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दो संख्याओं का गुणनफल है, कोई दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना है? 2160 है, उनका महत्व समाप्रत्य 12 है, तो इस प्रकार जोड़े की संभावित संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, दो संख्या मान ली कितनी है? दो संख्याओं का गुणनफल मैंने कितना मान लिया? x इंटू वाई है, उनका गुणनफल कितना है? 2160 है। अब बोला है कि उनका महत्व समाप्रत्य 12 है, तो ये कितना हो गया? 12x इंटू 12 वाई बराबर 2160 हो गया। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालूंगा, 2160 बराबर कितना करूंगा? 12 इंटू 12 करूंगा, तो x और y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कितने जोड़े बन सकते हैं इसके, तो 15 के कितने जोड़े बन सकते हैं? 15 के संभावित जोड़े बनाओ, 3×5=15 होता है एक तो, ठीक है, और 1×15 होता है, ठीक है, तो 1×15 होता है, दो ही जोड़े बन सकते हैं, मतलब इसके संभावित जोड़े कितने बनने के चांस है? सिर्फ दो जोड़े इसके संभावित बन सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन राशि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? 6 साल में कितनी हुई? 2 गुना हुई, तो कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगी? तो कितने साल पहले मान लो कि x रुपए थे, वो कितने 6 साल में कितने हो गए? 2x हो गए। फिर इसको 3x करना है, मतलब फिर से उसको 2 गुना करना है, तो यही है ना, तो फिर कितना हो जाएगा? वो 2x 3x होने में कितना 1x और बढ़ रहा है, तो फिर से 6 साल लगेंगे, मतलब 3 गुना हो गया ना, तो 6 + 6 कितने हो गए? टोटल 12 साल लग जाएंगे। कितने? 12 साल में क्या है? दो धनराशि 3 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये सारे जो क्वेश्चन है सिंपल सिंपल है, ज्यादा इसमें आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर कितने समय में 1331 रुपए का हो जाएगा? 1000 रुपए की धनराशि है, 10% का वार्षिक दर पे इस पे ब्याज लग रहा है, कितने समय में वो क्या है? 1331 रुपए हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर राशि है, राशि बराबर क्या होगा? मूलधन, राशि बराबर मूलधन 1 + दर अपॉन में क्या है? 100 है, और यहाँ पे क्या है? टी टाइम है। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। तो राशि कितनी है? जो दर है 1331 है, और इधर कितना था? मूलधन 1000 था। 1 + दर कितनी? 10% है, ये 100 है, और आपको टाइम टी निकालना है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो, टाइम निकालोगे, तो टी की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी बेटा? 3 वर्ष आएगी। कितनी? 3 वर्ष इसका राइट आंसर होने वाला है। कितना? 3 साल में ये हो जाएगा। ठीक है, 1331 रुपए हो जाएंगे 3 साल में। ऑप्शन सी इसका राइट। सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो इनमें सबसे बड़ा अनुपात आपको कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल सिंपल सा है, देखो 7-15 है, 15-23 है, 17-25 है, 21-29 है। सबसे बड़ा अनुपात क्या है? 21-29 है। सिंपल सा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट। और मैथ का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एम का 15% बराबर किसका है? एम का जो 15% है ना, वो 15% किसके बराबर है? एन के 20% के बराबर है। किसके? 20% के। तो m/n क्या होगा? m/n बताना है, बता देंगे। 100 से 100 कटेगा, ये इससे कटेगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, तो m3 = n4। ठीक है, अब m/n बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना, m/n पूछा है, मतलब m/n पूछा है, तो क्या होगा? 4/3 होगा। क्या? 4/3 इसका राइट होगा। क्या? 4/3 इसका राइट होना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये आज के हमारे कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कहां तक? मैथ तक हो गए। अभी अब पार्ट आपका बच रहा है पशुपालन वाला, पार्ट बी। तो आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे ही रहना है। अभी सर आ रहे हैं और आपको पार्ट बी पशुपालन का कराएंगे, वहां से दोबारा से अपनी क्लास क्या है? कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। अपने साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। अपने
हिस्ट्री, कल्चर, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। अब अपना पार्ट रहता है पार्ट बी, जो एनिमल हस्बेंड्री है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो जो बच्चे बने हुए हैं क्लास में वो अपने आगे की ओर चले क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। वातावरण के प्रति भेड़ बहुत संवेदनशील पशु है, बिल्कुल सही है। शुष्क व शीतोष्ण जलवायु में भेड़ के विकास हेतु उपयुक्त है। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। क्या रहेंगे? सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सी एक गाय की नस्ल नहीं है? साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज, मुर्रा। मुर्रा किसकी नस्ल है भाई? भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। और जिसके सिंग जलेबी के आकार के होते हैं, जेड ब्लैक होती है, और जिसके दूध में वसा कितनी होती है? तो याद रखना 7.2 होती है। कितनी होती है? 7.2। सबसे ज्यादा जो भैंस के दूध में वसा होती है वो किसकी भैंस कौन सी नस्ल में होती है? भदावरी में। कौन सी होती है? भदावरी, जिसे भूरे रंग की भैंस के कहा जाता है। कितनी होती है? 13.5। लगभग 13.5% उसके दूध में क्या होती है? वसा होती है। याद रखना इतनी बातें। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविकानगर, टोंक, जूनागढ़ गुजरात, हिसार हरियाणा। तो कहां पर अपने बात करें? हिसार हरियाणा में क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। किस प्रजाति की ऊंटनी के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? डोमेडेरियस, ब्रेक्टीनियस। तो किस प्रजाति की जो ऊंटनी है उसके दूध में वसा अधिक होती है? तो किसमें? ब्रेक्टीनियस। किसमें? ब्रेक्टीनियस। विटामिन सी ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। राजस्थान में ऊंटनी के दूध की जो डेयरी कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इंसुलिन, जो क्या है कि मधुमेह रोगियों के लिए क्या है? उपयोगी है। क्या है? मधुमेह रोगियों के लिए क्या है? उपयोगी है भी। याद रखना किसका दूध? ऊंटनी का दूध। याद रखना ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना। थारपारकर नस्ल अधिकांशतः कहां पर पाई जाती है? तो थारपारकर नस्ल अपनी बात करें उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल है पाई जाती है। वीर्य एकत्रित वीर्य एकत्रीकरण करने में कृत्रिम योनि का आदर्श तापमान कितना होता है? तो वीर्य एकत्रीकरण करने में अपने बात करें तो कृत्रिम योनि का आदर्श तापमान की अपने बात करें तो 41 डिग्री होता है। कितना होता है? 41 डिग्री होता है। अगर आपको अलग अलग पूछा जाए गाय का, तो गाय का 39 डिग्री, और भैंस को जो कृत्रिम योनि का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। लेकिन औसत पूछा जाए आदर्श तापमान कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्न में से किस पशु का गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो गर्भकाल सर्वाधिक किसका होता है? भेड़ का, बकरी का, भैंस का, ऊंट का। तो किसका होता है अपनी बात करें तो सबसे ज्यादा 380 90 390 दिन, 380 से 390 दिन किसका होता है? ऊंट का होता है। किसका होता है? ऊंट का होता है। और भैंस का कितना होता है? 310 दिन। कितना होता है? 310 दिन। गाय का कितना होता है? तो गाय का होता है 280 दिन। कितना होता है? 280 दिन। और भेड़ का कितना होता है? 160 होता है। भेड़ और बकरी का लगभग क्या होता है? सेम होता है, 145 से 160 दिन। अब अपने बात करते हैं भी इनके मांस को क्या कहते हैं? सॉरी, बंधियाकृत नर का नाम क्या होता है? इधर पशुओं के नाम दिए गए और इधर बंधियाकृत नर के नाम है दिए गए हैं। तो गाय, भेड़, सुअर, मुर्गा। अपने बात करें तो इनका क्या है कि जो गाय है, गाय के जो बंधियाकृत नर तो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बुल्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुल्क कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा अपने बात करें भेड़ के, तो भेड़ के क्या कहलाते हैं? वेडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विडर। वेडर नहीं होता, ये विडर होता है। क्या होता है? विडर। याद रखना, विडर। नेक्स्ट अपने बात करें सुअर, तो सुअर किसके कहलाते हैं? तो सुअर के स्टेक। क्या कहलाते हैं? स्टेक। और मुर्गा के क्या कहलाते हैं? केपोन नहीं है, ये केपेन है। क्या है? केपेन। तो याद रखना केपेन मुर्गे के, विडर भेड़ के, गाय के बुलक, और सुअर का स्टेक क्या कहलाता है? बंधियाकृत नर का क्या होता है? नाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ए डी बी। क्या होता है? सी ए डी बी। किस अंग में गुद्दा का अंत होता है? तो किस अंग में गुद्दा का अंत होता है? बड़ी आंत में। किस में होता है? बड़ी आंत में। और सबसे बड़ी जो लंबी जो आंत होती है वो कौन सी होती है? छोटी आंत होती है। कौन सी होती है? छोटी आंत। कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है? फेफड़े, किडनी, जठर, मस्तिष्क। तो कौन सा अंग बाहर निकालने में निकालने का मदद करता है? तो फेफड़े करता है। कौन करता है? फेफड़े। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो पहले प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 में 300
टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती के, और उसमें आपको अब 15 दिन रह गए, तो आपको बेनिफिट क्या है, टेस्ट देने में ही बेनिफिट है। जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे आप सिलेक्शन के उतने नजदीक होते जाओगे, क्योंकि उसमें क्या है कि जितनी भी आपने तैयारी की है वो आपकी क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में आपको बता दें, जो अपने क्या है कि टॉपिक वाइज क्लासें वो हमारी प्ले लिस्ट में, चैनल की प्ले लिस्ट में पड़ी है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री की अलग से, कल्चर की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, इतिहास की अलग से, मैथ की अलग से, साइंस की अलग से, और कल करंट अफेयर की अलग से। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने करंट अफेयर भी नहीं किया, तो वहां पर क्लासें चल रही है, भी ज्यादा से ज्यादा उसको देखें। दूसरा, अपने एनिमल हस्बेंड्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, 1300 एमसीक्यू की बेहतरीन सीरीज चल रही है। वो भी क्या है कि क्लास डेली के डेली आ रही है, तो उसको भी न छोड़ें, क्योंकि 1300 क्वेश्चनों में आपके पूरे के पूरे एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो इस 1300 क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे भी। आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं है। डेली के डेली क्लास ज्वाइन करोगे तो 100 क्वेश्चन डेली के कराए जा रहे हैं, और 100 क्वेश्चन आप डेली के डेली याद कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानवरों में जनन का मुख्य प्रकार क्या होता है? यौन जनन, अमिश्रित जनन, अर्ध जनन योग, और तो कौन सा होता है अपनी बात करें तो यौन जनन होता है। कौन सा होता है? यौन जनन। गाय का औसत गर्भकाल कितना होता है? तो गाय का औसत गर्भकाल अपनी बात करें तो कितना होता है? 9 मंथ होता है। कितना होता है? 9 मंथ होता है। किस रोग के कारण जानवरों में असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है? रेबीज, बोटुलिज्म, न्यूमोनिया। तो किस में मिलता है? रेबीज में। किस में? रेबीज में। वयस्क पक्षियों में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, जिसमें पक्षियों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो रिकेट्स, फैटी लिवर सिंड्रोम, ऑस्टियोमलेशिया, कोर्लेटोपेरालिसिस। तो कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया में क्या है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। संक्रामक गर्भ गर्भपात या ब्रुसेलोसिस, गर्भपात या ब्रुसेलोसिस से बचाव का टीका कितने महीने की बछड़ियों और कटड़ियों में केवल एक बार जनवरी माह में लगाया जाता है? तो 0 से 4 महीने, मतलब 4 महीने की जो बछड़ी और जो छोटे अपने बच्चे होते हैं, उनके बछड़े और कटड़ी, उनको क्या है कि 4 महीने में जनवरी माह में क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है, एक बार ही लगाया जाता है जीवन में। किस जानवर का आवास ठंडे क्षेत्रों में होता है? ऊंट, भालू, कुत्ता, बकरी। तो ऊंट तो वैसे ही रेगिस्तान का जहाज है, तो ये तो ठंडे वैसे नहीं रहता। अपने राजस्थान में क्या है, ठंड रहती नहीं। भालू, कुत्ता और बकरी। तो अपने कुत्ते को कभी देखा नहीं, बकरी को भी नहीं देखा, तो इसका आंसर क्या होगा? भालू। किस अधिनियम के तहत पशुओं के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए? वन अधिनियम, पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत पशुओं के संरक्षण के लिए जो नियम बनाए गए वो पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं अभी। 1947 ईस्वी के बाद चारावाओं ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना। तो सिंधु नदी पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। किन किसानों ने धन नगरों का स्वागत किया था? तो किन किसानों ने, अपने बात करें कोकणी, गोला, गुजराती, कुरुम्बा। तो किन किसानों ने इनका स्वागत किया था? कोकणी। किसने किया था? कोकणी। कोकण तट, मालाबार तट, ये इधर वाली छह साइड में है, जैसे पश्चिमी तट की ओर है कोकण तट, मालाबार तट, ये तो महाराष्ट्र वाला एरिया। तो कोकणी जो किसान है वो महाराष्ट्र वाले एरिया में निवास करते हैं, याद रखना। किस जानवर के संरक्षण के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं? बाघ, हाथी, गिलहरी, सभी। तो अपने बात करें किस जानवर के लिए बनाए गए हैं, तो सभी के लिए अलग अलग अभयारण्य बनाए गए हैं। दूध का परीक्षण किस विधि के माध्यम से किया जाता है? लैक्टोमीटर, ब्यूटेरोमीटर, स्टेगोमीटर, एमाइल। तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का परीक्षण क्या है? किया जाता है, याद रखना। कृषि संगठन के अनुसार 2008 में पूरे विश्व में ऊंटों की संख्या कितनी थी लगभग? तो 200 लाख थी। कितनी थी? 200 लाख थी उस समय। लेकिन आज क्या है कि संख्या घट गई है, लगभग 1.5 लाख क्या है कि 1.5 लाख क्या है कि जनसंख्या रह गई है। काफी संख्या घट रही है किसी ऊंट की। निम्न में से कौन सा अभ्यास प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? शॉपिंग बैग पुनः शॉपिंग बैग होगा। शॉपिंग बैग का पुनः उपयोग करना, प्लास्टिक कूड़ा उठाना, स्टील, कांच, बांस के भूसे का उपयोग करना, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिट्टी खाने वाले केंचुओं किस नाम से जाने जाते हैं? ह्यूमस फीडर, प्लगमैन, मेनवर फीड फार्मर। तो किस नाम से जाने जाते हैं? ह्यूमस फीडर और प्लगमैन के नाम से जाने जाते हैं।
राजस्थान में सबसे अधिक पशु संपदा वाले जिले, पशु संपदा किस जिले में? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। तो बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में सबसे अधिक पशु ज्यादा पाए जाते हैं। कील दांत किस पशु में नहीं पाए जाते? कील दांत गाय में, कुत्ता में, सुअर में, ऊंट में। तो बात करें अपने, जो कील दांत है वो किस में नहीं पाए जाते? गाय में नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते? गाय में नहीं पाए जाते। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को कहां से की गई थी? अशोक जी गहलोत ने महंगाई राहत कैंप में गुलाबपुरा भीलवाड़ा से क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी भी। पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो पशु पशु संरक्षण केंद्र अपने बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में। गाय के दूध का पोषण मूल्य किसके कारण होता है? लैक्टोज, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, सभी। तो जो दूध का पोषण का मूल्य होता है वो किस पर होता है? अपनी बात करें, लैक्टोज पर होता है। किस पर होता है? लैक्टोज पर। पोषण मतलब उसमें मीठापन कितना होता है। दूध में जामन लगाने से पूर्व कितने डिग्री पर ठंडा किया जाता है? 10 डिग्री से 17 डिग्री, 20 डिग्री से 27 डिग्री, 30 डिग्री से 37 डिग्री, 40 डिग्री से 47 डिग्री। तो 20 डिग्री से 27 डिग्री, और वैसा माना जाता है तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? दूध को ठंडा किया जाता है। याद रखना, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को ठंडा किया जाता है दही जमाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी घास क्षारीय भूमि में भी उत्पादित हो जाती है? रोडस घास, पेरा घास, करनाल घास। तो कौन सी घास क्षारीय भूमि में उत्पादित हो जाती है? चारों, तीनों की तीनों क्या है? उत्पादित हो जाती है। उपरोक्त सभी इसका सही रहेगा आंसर। पशु के आहार किस आधार पर दिया जाता है? ऊंचाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, भार के आधार पर। तो किस पर दिया जाता है? भार के आधार पर क्या है कि उनको पोषण दिया जाता है। 3 लीटर दूध गाय 3 लीटर दूध पर गाय को कितना अतिरिक्त चारा देना चाहिए? तो 3 लीटर दूध पर गाय को कितना चारा देना चाहिए? 1 किलो अधिक अतिरिक्त क्या है? दाना देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। याद रखना। नर बक्त नर बतख कहलाती है? सस्टर, गोबल्स, कोक, ड्रैग। क्या कहलाती है? डॉग क्या है? बतख कहलाती है भी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंडे की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जाती है? इंक्यूबेटर, कैंडलिंग, साइफन, स्पेचुला। तो कैंडलिंग के द्वारा क्या की जाती है? अंडे की गुणवत्ता की जांच की जाती है। तो आपके 150 क्वेश्चनों के मॉडल पेपर में आज का यही समाप्त होता है। तो जल्दी से जाइए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।